नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी NK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, बहुत से लोगों के मन में एक क्वेश्चन जो है ना, वो हमेशा लगा रहता है कि यार ये मार्केट कैप क्या होता है, या फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या होता है, या कोई किसी कंपनी का स्टॉक बहुत छोटा है तो क्या वो मतलब बहुत छोटे मार्केट कैप की होती है, या बड़ा है तो क्या बड़े मार्केट कैप की होती है, या प्रमोटर आखिर जब माल बेच रहे होते हैं तो क्या कंपनी में नेगेटिव साइन रहता है या कुछ पॉजिटिव भी रहता है। आज इसी को लेकर के वीडियो है। आज जो पूरी वीडियो में पूरा फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या होता है, मार्केट कैप क्या होता है, कहाँ से इसको निकाला जाता है, इसको लेकर के पूरी वीडियो का सार है ये। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मार्केट कैप क्या होता है। देखो, किसी भी कंपनी को, जैसे सपोज करो मैं एक आपको मकान के माध्यम से समझा रहा हूँ। कोई एक मकान है या 4 मंजिल वो मकान है, उस मकान की जो टोटल वैल्यू है ना, वो है मान लो 4 करोड़। तो वो टोटल मार्केट कैप कितना हुआ उसका? 4 करोड़। ठीक है। चाहे इसको आप पिज़्ज़े के माध्यम से भी समझ लो। एक पिज़्ज़ा है जो कि 100 रुपये का है। ठीक है। अब वो कितने रुपए का, उसका जो 100 रुपये है ना, वो हुआ उसका मार्केट कैप। कोई मकान है, वो 4 मंजिल मकान है, उस मकान की कीमत है 4 करोड़, तो वो 4 करोड़ क्या हुआ? मार्केट कैप हुआ। अब समझ लेते हैं इसका नेक्स्ट जो आता है कि फ्री फ्लोट मार्केट शेयर क्या होता है, या फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या होता है। देखो, जैसे जिसने वो मकान बनाया, सपोज करो, मैं आपको दोनों एग्जांपल ऐसे बताऊंगा जिन एग्जांपल से बड़े आराम से आप समझ पाओगे। और मेरा जो आपको बताने का उद्देश्य है वो ये है कि आप सही और लेमन लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। ठीक है। सपोज करो जिस व्यक्ति ने वो मकान बनाया, मतलब वो उस मकान का क्या हुआ? प्रमोटर हुआ। प्रमोटर हुआ तो जब वो प्रमोटर है, उसने उस मकान में पैसा लगाया, तो वो क्या करेगा? उस मकान के 2 फ्लोर अपने पास रखेगा। ठीक है भाई, 2 फ्लोर, चूंकि उस मकान की वैल्यू है टोटल 4 करोड़, 4 करोड़ में से 2 फ्लोर वो अपने पास रखेगा या वो खुद ओन करेगा। तो रेंट के लिए या सेल और परचेस के लिए केवल 2 ही फ्लोर जो हैं वो अवेलेबल हैं। और लेमन लैंग्वेज में आ जाओ, पिज़्ज़ा में भी समझो। पिज़्ज़ा कितने का है? 100 रुपये का। उसके नंबर हिस्से कितने कर दिए? 4। अब 4 हिस्से करने के बाद 2 हिस्से अकेला वो रखेगा जो उस पिज़्ज़ा को लाया है, जिसका पैसा लगा है। तो 2 हिस्से जो बचे वो क्या हुए? वो सेल और परचेज होने के लिए केवल आउटस्टैंडिंग शेयर हुए। या जैसे आप मकान वाले कॉन्सेप्ट पे समझे, भाई 2 फ्लोर किसने रखे? जो प्रमोटर है, जिसने उस कंपनी में पैसा लगा रखा है। 2 फ्लोर किसके हैं? वे सेल और परचेस के लिए अवेलेबल हैं। तो अब आप इसे मकान ना समझ के इसे आप कंपनी समझो। उस कंपनी में जितने फ्लोर, मतलब जितने आउटस्टैंडिंग शेयर मार्केट में सेल और परचेस के लिए अवेलेबल हैं, वो कहलाएंगे फ्री फ्लोट मार्केट शेयर या फ्री फ्लोट मार्केट कैप। अब ये निकलता कैसे है? मन में क्वेश्चन आता है। जब आप किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखोगे, तो उस एनुअल रिपोर्ट में कंपनी अपना ये दिखाती है कि उसके कितने आउटस्टैंडिंग शेयर हैं मार्केट के अंदर। जो भी मतलब जब भी आप किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे, तो एनुअल रिपोर्ट में बता दिया कि भाई मेरे जो है 1 करोड़ शेयर जो है मार्केट में फ्री फ्लोट के रूप में अवेलेबल हैं। ठीक है। या आउटस्टैंडिंग शेयर 1 करोड़ है। अब 1 करोड़ है तो उसके जो मार्केट का प्राइस चल रहा है, उससे उसको मल्टीप्लाई कर लोगे, तो टोटल कंपनी का जो है मार्केट कैप निकल के आ जाएगा, जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप अभी अब उसका है। अब ये समझ लो, आपके मन में कई बार क्वेश्चन एक और भी आता होगा कि यार अगर हम ये कैसे मान लें कि कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो तो बहुत छोटा है, और मतलब मार्केट कैप लार्ज कैप में आती है। जैसे मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा मद्रास रबड़ फैक्ट्री। मद्रास रबड़ फैक्ट्री मतलब MRF का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। MRF मतलब मद्रास रबड़ फैक्ट्री। उसके जो शेयर का प्राइस है ना साथियों, वो 1,40,000 रुपये है। तो देखने से तो आपको लगेगा कि यार ये तो कंपनी बहुत बड़ी होनी चाहिए, लेकिन जो मार्केट में आउटस्टैंडिंग शेयर है ना, वो बहुत कम है। तो मतलब कंपनी का है जो उसने मार्केट में उतारे हैं ना, वो शेयर कम उतारे हैं। तो उसका जो मार्केट कैप है ना, वो है 59,000 करोड़ का। अब एक कंपनी का और नाम बता दूँ, सभी जानी मानी कंपनी है आपकी। कंपनी का नाम है ITC। ITC जैसा आप जानते हैं कंज्यूमर में काम करती है, और कंज्यूमर में काम करती है, उसके बाद में भी उस कंपनी का जो स्टॉक है वो 410 रुपये के आसपास चल रहा है। 409 रुपये 95 पैसे है, मतलब 410 रुपये मान लो। 410 रुपये का शेयर है, लेकिन उस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है तुम्हारा 5,13,280 करोड़। तो अब एक बात क्वेश्चन यहाँ होगा कि जो ITC है, ITC का शेयर
शेयर 350 गुना ज़्यादा शेयर किसका है, एमआरएफ का। भाई एमआरएफ का शेयर है 140 रुपये, 1,40,000 रुपये का। आईटीसी का शेयर है 350 मतलब 400 रुपये का। लेकिन उसके बाद में भी आईटीसी उससे बड़ी कंपनी है, एमआरएफ छोटी कंपनी है। भाई बहुत से लोगों के मन में जो क्वेश्चन रहता है वो यही रहता है कि यार किसी कंपनी का अगर स्टॉक छोटा है तो वो स्टॉक कंपनी छोटी है, और स्टॉक बड़ा है तो कंपनी बड़ी है। ऐसा नहीं होता। डिपेंड ये करता है कि उस कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हैं मार्केट में, पता चले। जैसे मैं आपको उदाहरण से एक एग्जांपल से बताऊंगा, और इतने एग्जांपल बताऊंगा कि आपके मन में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज करो मेरे पास में एक बहुत बड़ी रोटी है, ठीक है। अब एक ही रोटी है, मतलब बड़ी या छोटी से फिर उलझ जाएंगे, बड़ी या छोटी नहीं, एक रोटी है। उस एक रोटी के मैंने 10 हिस्से कर दिए, तो कितने, एक हिस्सा इतने का आया। एक व्यक्ति की रोटी के उनने 20 हिस्से कर दिए, तो उसका प्राइस छोटा रहा। लेकिन देखने से क्या लगेगा कि यार रोटी छोटी होनी चाहिए ना, रोटी सेम है। तो डिपेंड ये करता है कि उसके शेयर कितने हैं, कंपनी ने कितने शेयर मार्केट में उतारे। कोई कंपनी 1 करोड़ रुपए की है, उदाहरण से समझो, और कंपनी का जो प्रमोटर है उसने उसमें 50% की होल्डिंग अपने पास रखी, तो जो मार्केट कैप हुआ वो हुआ 1 करोड़। जो फ्री फ्लोट शेयर हुए वे हुए 50 लाख, और 50 लाख में से भी सपोज करो उदाहरण से मान लो उसमें से 10% की होल्डिंग प्रमोटर ने किसी को बेच दी, XYZ, या किसी बड़े FII को बेच दी या DII को बेच दी। तो वो क्या हुआ, आपको देखने से लगेगा यार 10 वे हो गया, 5 वे हो गए ना, 50 वे प्लस 10, बाकी का बचा हुआ 45। क्योंकि जो मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर है उसका 10% FII के पास में है। जनरली ऐसा होता है। अब आपके मन में एक चीज़ और होती है कि यार हमेशा अगर प्रमोटर माल बेच रहा होता है तो कंपनी के लिए तो नेगेटिव साइन होता है, बाहर निकल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता। देखो क्या होता है, सेबी का एक नियम है कि अगर आप मतलब किसी भी कंपनी को ओन करते हो, चलाते हो, तो आपको 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं रखनी। 75% कम सेबी का क्राइटेरिया है, उतनी रखनी, उससे ज़्यादा नहीं रखनी। अगर उससे ज़्यादा रखोगे तो आपको वो उसका टाइम पीरियड रहता है 6 महीने 1 साल, वो आपको बेच के उसे नीचे लानी पड़ती है। कारण ये सेबी का ऐसा मानना है कि भाई जो कंपनी की जो वेल्थ क्रिएशन है ना, उसमें जो ना अपनी जो रिटेल है उन सब की भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। नहीं तो होगा क्या कि जो व्यक्ति मान लो IPO लिस्ट करा रहा है वो कंपनी के फ्री फ्लोट शेयर ही नहीं रखेगा। सपोज करो उसके 1 लाख शेयर हैं तो 5,000 शेयर वो मार्केट में रख देगा, 95,000 शेयर अपने पास रखेगा, और शेयर का प्राइस धड़ाधड़ ऊपर, मतलब कंपनी की ग्रोथ टॉप लेवल पर पहुंच जाएगी। लेकिन उसमें जो लोग हैं, जो रिटेल पार्टिसिपेंट है या जो DII हैं, ये जो डोमेस्टिक है, उनका कुछ योगदान ही नहीं रहेगा। तो कंपनी की जो वेल्थ क्रिएशन होती है, उस वेल्थ क्रिएशन में रिटेल पार्टिसिपेट भी बना रहे, ये सेबी की मंशा है। तो सेबी इसीलिए जब भी कोई IPO आता है तो उसमें कम से कम जो क्राइटेरिया रखती है ना, 75% का रखती है कि भाई 75% तो आपको कम से कम रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। जैसे सपोज करो 2 तरीके से प्रमोटर माल बेचते हैं। एक तो प्रमोटर जो किसी मजबूरीवश बेचता है, जैसे जितने भी NBFC कंपनी होती है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज, ये क्या है, मजबूरीवश बेचती है। कारण कि सेबी ने एक रूल लगा रखा है कि भाई आपको अगर मार्केट में काम करना है तो आपको कुछ ना कुछ हिस्सा, मतलब 2 साल 3 साल का टाइम रहता है, उसके अंदर अंदर आपको मार्केट में लिस्ट करना पड़ेगा और 75% होल्डिंग अपने पास रखनी पड़ेगी। क्योंकि इनके पास में एक्सपेंस बहुत ना के बराबर होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो है नहीं इनकी, भाई ये क्या किसी को लोन देते हैं और उसकी रिकवरी के लिए 2 लड़के रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, तो इनके पास में खर्चे कम होते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं। और इसीलिए बैंकिंग प्रणाली जैसे ही काम करती है, तो सेबी कहती है कि आपको बैंक लिस्ट होना है शेयर मार्केट में जल्द से जल्द, और 75% जो आप अपने पास रखते हो, 25% आपको मार्केट में डालना ही पड़ेगा। और डालना पड़ेगा मतलब अब जब आप IPO देखते हो, उसमें देखते हो 35% इसका कोटा है, 25% इसका कोटा है, तो वो 75% से अलग जो 25% मार्केट में आ रहा है ना, उसका 35% NHI को, रिटेल को, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उस 25% की बात हो रही होती है, ना कि पूरे 100% की। बहुत से लोग यहीं कंक्लूजन में क्लियर हो जाते हैं, यार ये कैसा हो गया, ये ऐसा हो गया। 1 लाख शेयर में से 75% प्रमोटर के,
बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो फ्री फ्लोट शेयर निकालने के लिए, या जो आपने देखा हुआ आईपीओ में आने के लिए 75% को अलग रख देते हैं या 35% कोटा। ये होता क्या है? जनरली सपोज करो अगर 1 लाख शेयर है आउटस्टैंडिंग, अब 1 लाख शेयर में से वो लिस्ट होना चाहती है मार्केट में, शेयर बाज़ार में लिस्ट होना चाहती है। शेयर बाज़ार में लिस्ट होना चाहती है तो उसने बोला कि मैं 75% तो शेयर होल्डिंग रखूँगा अपने पास, 25% होल्डिंग जो है वो मैं शेयर मार्केट में उतारूँगा। तो वो जो 25% की बात हो रही होती है, जब आपने देख रहे होते हैं ना कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों के लिए 10% कोटा रिजर्व रखा गया है, 15% जो है एनआईआई के लिए रिजर्व रखा गया है, जो रिटेल निवेशक है उनके लिए 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। तो ये जनरली किसकी बात हो रही होती है? जो मार्केट में उतारना चाहता है उसकी बात हो रही होती है, उसकी बात नहीं हो रही होती जो मार्केट में उसके पास है, क्योंकि वो तो प्रमोटर के पास में है। प्रमोटर तो बेचना ही नहीं चाहता, प्रमोटर को तो सेबी के गाइडलाइन के अनुसार, सेबी की कहे अनुसार बेचना पड़ता मजबूरी में। कोई प्रमोटर चाहेगा कि मैं तुम्हें अपना हिस्सा दे दूं, पर चूंकि जब उसे अपने कंपनी का एक्सपेंशन करना चाहता है कि भाई उसे 1-2 प्लांट और दूसरी जगह लगाने हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, मतलब डेट रीपे करना है, या इक्विपमेंट खरीदने हैं, या मशीन वगैरह खरीदनी है, या डिफरेंट तरीका होता है जिसको उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है। तो अब होता क्या है, वो जाते हैं सेबी के पास में अपने डीआरएचपी लेके कि भैया ये हमारी डीएचपी है। डीआरएचपी मतलब वित्तीय लेखा जोखा, जो इन्होंने पिछले 3-4 सालों में कमाया होता है कि हमें शेयर मार्केट में लिस्ट करा दो। तो वो बोलती है लिस्ट तो करा देंगे, पर मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 75% का है, आपको 25% मार्केट में उतारना पड़ेगा। 25% की जद्दोजहद होती है जब आप देखते हो कि 35% रिटेलरों के लिए कोटा रिजर्व रखा गया है, 10% इनके, ना कि वो 75% की। अब इनके प्रमोटर के पास में एक ऑप्शन और खुलता है। प्रमोटर क्या है कि क्यूआईपी ला सकते हैं। क्यूआईपी मतलब कि जब शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है कंपनी, तो उसके बाद में प्रमोटर अपने पैसे रेस कर सकते हैं। उसका तरीका होता है क्यूआईपी। क्यूआईपी मतलब जो मार्केट का भी रेट चल रहा है, जैसे आपने बल्क डील का नाम सुना होगा, इतने की बल्क डील होगी, इतने की बल्क डील होगी। ये बल्क डील क्या है? ये बल्क डील वही है जो क्यूआईपी के माध्यम से प्रमोटर पैसा जुटाता है। दूसरा एक तरीका और भी निकलता है कि भाई प्रमोटर क्या करता है कि फंड रेज करने के लिए जनरली अपनी जो इक्विटी है ना उसको प्लेज कर देता है, प्लेज करके भी कुछ पैसा उठा लेता है। लेकिन ज़्यादातर जो प्रमोटर हैं प्लेज करने से बचते हैं, क्योंकि जब कोई बैलेंस शीट पढ़ रहे होते हैं, जो डीपली इन्वेस्टर होते हैं वो बैलेंस शीट पढ़ते हैं, तो कंपनी की बैलेंस शीट पे अगर प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज देख लेते हैं ना, तो वो थोड़ा सा उसको नेगेटिव साइन में ले जाते हैं। और वो जो रेटिंग होती है, इकरा रेटिंग निकालती है ABCD, है ना, उनको जिसकी प्रमोटर की प्लेजिंग होती है उसे A B से हटा कर C में डाल देती है, तो इसलिए भी थोड़ा बचते हैं। आज का जो वीडियो का बड़ा कंक्लूजन था वो ये था कि आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई फ्री फ्लोट मार्केट शेयर क्या होता है। फ्री फ्लोट मार्केट शेयर क्या होता है कि भाई जितने आउटस्टैंडिंग शेयर खरीदी और बिक्री के लिए अवेलेबल हैं उसे कहलाएंगे फ्री फ्लोट मार्केट शेयर। मार्केट शेयर या मार्केट कैप क्या होता है कंपनी का? मार्केट कैप जैसे मैंने आपको मकान के माध्यम से समझाया, किसी मकान की कीमत मान लो 4 करोड़ रुपया है, और वो मकान ना समझ के आप उसे कंपनी समझ लो, उसमें 4 फ्लोर अवेलेबल हैं। मतलब अब उसने 4 करोड़ रुपए के सपोज करो आधे तो अपने पास रख लिए, मतलब 51% की हिस्सेदारी उसने अपने पास रख ली, बची 51% वो ही खरीदी और बिक्री के लिए अवेलेबल है। ये निकलेंगे कहाँ, पता कैसे चलेगा? अब आप एनुअल रिपोर्ट देखते हो कंपनी की, तो एनुअल रिपोर्ट में कंपनी अपने आउटस्टैंडिंग शेयर बताती है कि मेरे इतने आउटस्टैंडिंग शेयर अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। और जब आउटस्टैंडिंग शेयर हैं तो उनको आप कंपनी का जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे कैलकुलेट कर दोगे, गुणा कर दोगे। मतलब मैं बिल्कुल सिंपल लेवल लैंग्वेज में समझा रहा, आप बिल्कुल समझ पाओगे। उसको उससे गुणा कर दोगे तो कंपनी का वर्तमान का जो मार्केट कैप है वो निकल के आ जाएगा। एनुअल रिपोर्ट निकालना, एनुअल रिपोर्ट में आपको निकलेगा कंपनी के इतने आउटस्टैंडिंग शेयर हैं और इतने कंपनी का टोटल शेयर है। टोटल शेयरों को, आउटस्टैंडिंग शेयर को नहीं, टोटल शेयरों को कंपनी का मार्केट शेयर है जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंपनी का मार्केट कैप निकल के आ जाएगा। अब इसकी ज़रूरत ही क्या होती है या आवश्यकता ही क्या होती है? बहुत से लोग वोडाफोन आइडिया में फंस जाते हैं कि यार वो कंपनी का जो प्राइस है वो छोटा है, बढ़िया होगा। ऐसा नहीं है, स्टॉक का प्राइस मैटर नहीं करता, डिपेंड करता है कंपनी को जो नापने का क्राइटेरिया होता है ना कि कंपनी महंगी है सस्ती,
वो और बहुत से पैरामीटर हैं। ये पैरामीटर बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी का प्राइस, किसी भी स्टॉक का प्राइस डिफाइन नहीं करता कि वो कंपनी कितनी महंगी है कितनी सस्ती है। कंपनी अगर हेल्थ केयर में है या हॉस्पिटल में है तो ईवी टू इबिटा देखना पड़ता है। अगर कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या कुछ बना रही है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उसमें पी रेशो देखना होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो। अगर कोई बैंकिंग कंपनी है या मतलब एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग प्राइवेट सर्विसेज, या बैंक है, तो उसमें प्राइस टू बुक वैल्यू देखना पड़ता है। अब सपोज करो यार कोई कंपनी अगर देख ले यार इसका तो पी सस्ता है, वो खरीद ली, ऐसा नहीं होता यार। बहुत डीपली जाकर पढ़ना पड़ता है उनको, कौन सी इंडस्ट्री को पढ़ रहे हो, उस इंडस्ट्री को पढ़ने का क्राइटेरिया क्या है, वो किस पैरामीटर पर नापनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी है कि यार आपने पल्स देख ली तो बोले बुखार की दवाई होगी ना, वो तो बीपी का है। आपके कोलेस्ट्रॉल घट रहा है या बढ़ रहा है वो कैसे पता चलेगा, वो तो जांच करानी पड़ेगी ना। मैं क्यों आपको बता रहा हूँ या क्यों इतनी लेमन लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि जो शेयर मार्केट में आदमी आते हैं ना, उन्हें बिजनेस समझ में आए। जैसा मैं क्यों बोलता हूँ कि कंपनी का, हर कंपनी को पढ़ने का पैरामीटर अलग होता है। जैसा सपोज करो भाई मेरी लीवर ख़राब है या नहीं है, उसे कैसे पता चलेगा भाई, उसकी मुझे जांच करानी पड़ेगी, है ना। उसकी जांच कैसे होगी, फैटी लीवर है, कौन सा लीवर है, कैसे, डिफरेंट जांच है, मतलब दूसरी जांच है। लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसकी जांच कौन सी है, दूसरी है। भाई ऐसा तो नहीं ना कि जो लीवर की जांच है वही मेरा बीपी बता देगी, वो अलग जांच है। ऐसे ही कंपनियों को पढ़ने का तरीका अलग है। या जैसे मुझे मान लो दिखना कम हो गया, मेरे को चश्मा लग गया, तो क्या मेरा जो बीपी नापने की मशीन है वही मेरे को आंखों में भी काम कर देगी क्या। मेरा बीपी नापने की मशीन है, उनने देख लिया कि इन्हें कम न दिख रहा है, उसके लिए अलग से मशीन है। या ईयर है, कान में सुनना कम हो गया, तो उसे जो मशीन है कि कितनी वो नॉट सुन रही है, वो कौन बताएगी, वो मशीन दूसरी होती है। सेम कंपनियों को पढ़ने का क्राइटेरिया भी अलग अलग होता है। बिजनेस कौन सा है, उस बिज़नेस में क्या क्या की पॉइंट्स हैं, उस बिज़नेस में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये देखने का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। सपोज करो तुमने बोल दिया यार इसके मतलब किडनी में गड़बड़ है, तो किडनी को बीपी की मशीन से थोड़ी नापोगे, या जो आला आता है डॉक्टरों का उससे थोड़ी नापोगे। भाई उसको यूरिन टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट में पता चलेगा कि किडनी में क्या क्या लफड़ा आ रहा है, पता तो उसी से चलेगा ना। तो उसका क्राइटेरिया क्या हुआ, अलग हुआ। या सपोज करो कोई बोन टूट गई, हड्डी टूट गई बॉडी के अंदर, तो क्या वो बीपी की मशीन से नापोगे। भाई मान लो मैं रिटेल निवेशकों को लिए बता रहा हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, मान लो उन्होंने देख ली बीपी की मशीन नापते हैं, मतलब पी देख लिया, पी सस्ता होना चाहिए। अब हड्डी टूट गई शरीर के अंदर कहीं, है ना, तो अब तुमने पी दे, अरे यार बीपी तो सही चल रहा है। भैया बीपी सही चल रहा है, अगले की हड्डी टूटी है, हड्डी कैसे जांच, हड्डी की पता कैसे चलेगा, उसका एक्सरे कराना पड़ेगा। एक्सरे क्या है, वो कौन सी दिक्कत है, उस दिक्कत की जांच क्या है। ऐसे ही आप किस कंपनी को पढ़ रहे हो, उस कंपनी को पढ़ने का पैरामीटर क्या है, क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या देखना होता है। पता है जरा आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है लेकिन गड़बड़ हो रही है, याददाश्त कम आ रही है, ईसीजी कराना पड़ेगा। अब आपके पास तो केवल बीपी नापने की मशीन है, अरे यार बीपी तो सही है। भाई जिस तरह से हमारी शरीर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बीमारी की जांच करने के लिए, ऐसे ही शेयर मार्केट में जब हम आते हैं तो शेयर मार्केट में हर कंपनी को पढ़ने का अलग तरीका होता है। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो हमें देखना पड़ेगा ये क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कितने का रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल में डंपिंग तो नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर हॉस्पिटल है तो ईबी टू इबिटा देखना पड़ेगा, अर्निंग प्रति शेयर देखना पड़ेगा। हमें उसको ये देखना पड़ेगा कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड कितना है। या मान लो कोई टेलीकॉम से रिलेटेड कंपनी है तो उसमें आरपू देखना पड़ेगा, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। कोई सपोज करो एनबीएफसी है तो उसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन समझना किसी को है नहीं। वीडियो थोड़ी क्या लंबी होगी साथियों। आज का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि भाई कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट शेयर क्या होता है या कंपनी का मार्केट कैप क्या होता है। वीडियो को 2 बार देख लेना, नहीं समझ में आए कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि होता क्या है जर्नली, और कंपनियों को पढ़ने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं वो भी बिल्कुल 100% आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं अपने उस पर डाटा पर चेक कर रहा था, लगभग 79% ऐसे लोग हैं जो वीडियो कंटिन्यू देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब कर लिया करो, कुछ नहीं जाता, बटन दबाना पड़ता है बस, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको शेर खान के साथ डीमेट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं आपकी करूँगा।
आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।